मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता बीएससी पार्ट 2 पेपर 1 थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा के वितरण को आज हम चर्चा करेंगे। इनिशियली हम कंसीडर करते हैं कि मान लो हमारे पास दो निकाय हैं, एक निकाय ए है, दूसरा निकाय ए डैश है। ए निकाय की ऊर्जा ई है और ए डैश निकाय की ऊर्जा ई डैश है। इन दोनों निकायों के अन्योन क्रिया से हमने कंसीडर किया कि मान लो हमारे पास ये दोनों एक संयुक्त निकाय ए स्टार बनाते हैं और ये संयुक्त निकाय जो है वो हमारा एक विलगित निकाय है, आइसोलेटेड सिस्टम है। मान लो हमने कंसीडर किया कि जो हमारे पास निकाय ए है उस निकाय की कुल ऊर्जा ई है और उस कुल ऊर्जा ई को हमने कई बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जी इंटरवल्स जिनमें ई द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इंटरवल इज ऑलमोस्ट डेल्टा ई, हमने ई और डेल्टा ई के बहुत सारे एनर्जी इंटरवल्स में कुल ऊर्जा ई को डिवाइड कर दिया है। उसी प्रकार जो दूसरा निकाय है हमारे पास ए डैश, उसकी भी हमने कंसीडर की एनर्जी कुल ऊर्जा ई डैश है और उस ई डैश ऊर्जा स्तर को भी हम चाहें तो बहुत सारे स्मॉल एनर्जी इंटरवल्स डेल्टा ई डैश में डिवाइड कर सकते हैं। दोनों निकाय ए और ए डैश जो है जब दोनों एक दूसरे के साथ अन्योन क्रिया करते हैं तो एक संयुक्त निकाय ए बनता है। उस संयुक्त निकाय की हमने कंसीडर किया कि वह निकाय हमारा जो है वो विलगित निकाय है। अब हमने कंसीडर किया कि हमारे पास जो दोनों सिस्टम्स हैं ए और बी, उनसे जो विलगित निकाय बना वो कैसे बना, क्योंकि दोनों निकाय जो है उनको हमने कंसीडर किया था कि वो दोनों की दोनों निकाय ही हमारे एडियाबेटिक नहीं है, रुद्धोष्म नहीं है। अर्थात क्या मायने हैं रुद्धोष्म नहीं है कि वो ऊर्जा को एक्सचेंज कर सकते हैं। ऊर्जा को एक्सचेंज कर सकते हैं कब? जबकि उनके बाह्य पैरामीटर्स सारे की सारे कांस्टेंट रहे। बाह्य पैरामीटर्स माने प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। अब हमने कंसीडर किया कि जो हमारे पास विलगित निकाय ए स्टार बना था उस विलगित निकाय की, चूंकि वह विलगित निकाय है, आइसोलेटेड सिस्टम है, इसलिए देयर मस्ट बी नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी between the surroundings, so the total energy of this joint system is A star। अब हमने कंसीडर किया कि हमारे पास जो कुल ऊर्जा है वो क्या है, E प्लस ई डैश। ई किसकी ऊर्जा है? ए निकाय की। ई डैश किसकी ऊर्जा है? ए डैश निकाय की। तो कुल ऊर्जा कितनी हो गई? ई स्टार से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया और ई स्टार हमने कहा कि ये हमारे पास नियत रहता है। चूंकि दोनों निकाय हमारे जो ए और ए डैश थे वो भी हमारे साम्यावस्था में रहते हैं, अर्थात संयुक्त निकाय भी हमारा साम्यावस्था में है। ऐसी स्थिति में हमारे पास यदि निकाय ए की ऊर्जा ई से ई प्लस डेल्टा ई अंतराल के लिए जब हम अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या को कंसीडर करते हैं तो हमने कंसीडर किया कि मान लो हमारा जो निकाय ए है उसकी ऊर्जा ई से ई प्लस डेल्टा ई के मध्य संयुक्त निकाय ए स्टार के लिए अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या ओमेगा स्टार ई है। यदि मैं इंडिविजुअली कंसीडर करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि ए निकाय की ऊर्जा ई और ई प्लस डेल्टा ई के मध्य निकाय ए की जो अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या है वो क्या होगी? ओमेगा ई। उसी तरह निकाय ए स्टार की ऊर्जा ई डैश प्लस डेल्टा ई डैश के मध्य जितनी भी अभिगम्य ऊर्जा स्तर होंगी उनकी संख्या क्या होगी? ओमेगा डैश ई डैश। दोनों से मिलकर संयुक्त निकाय बना है, उसकी निकाय को हमने ए स्टार से रिप्रेजेंट किया है। उसमें ऊर्जा ई स्टार और ई स्टार प्लस डेल्टा ई स्टार के लिए जो अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या है वो कितनी होगी? ओमेगा स्टार ई। चूंकि हम जानते हैं इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी जो प्रिंसिपल है, उससे पहले अगर हम एक बात और कंसीडर करें कि हमारे पास जो निकाय ए था उसकी ऊर्जा कितनी थी? ई थी। जो निकाय ए डैश है उसकी ऊर्जा हमने कितना माना था? ए डैश ई डैश। अगर मान लो हम इस निकाय ई डैश की एनर्जी को कंसीडर करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं ई डैश इज इक्वल टू ई स्टार माइनस ई। अब हमने कंसीडर किया कि जब हमारे पास ए स्टार को हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसके लिए अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या जो है ओमेगा स्टार ई स्टार
विल बी इक्वल टू ओमेगा ई स्टार माइनस ई। इसमें केवल एक ही बाह्य प्राचल है और वो बाह्य प्राचल क्या है? निकाय ए की ऊर्जा है। अर्थात जब निकाय ए की ऊर्जा ई से ई प्लस डेल्टा ई के मध्य होती है तो संयोजित निकाय या संयुक्त निकाय की के लिए भी अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या ओमेगा स्टार ई होती है। समान पूर्व प्रायिकता माने इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जब कोई निकाय साम्यावस्था में होता है तो उस निकाय की सभी अभिगम्य अवस्थाओं में से किसी भी निकाय में पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है या पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अर्थात हमारे पास इस स्थिति में अभिगम संयुक्त निकाय जो है उसकी प्रायिकता को यदि मैं पीई से रिप्रेजेंट करूं तो संयुक्त निकाय के अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ओमेगा स्टार ई के समानुपाती होगी। तो प्रोबेबिलिटी पीई इज इक्वल टू सी omega star E. Definitely this C is a constant. You can say this is a proportionality constant, but this C does not depend upon the energy. यह ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है। यह जो C है वो किस चीज को व्यक्त करता है? यह संयुक्त निकाय की कुल अभिगम्य अवस्थाओं के व्युत्क्रम को व्यक्त करता है। अर्थात PE is equal to omega star E upon summation of ओमेगा स्टार ई। समेशन ऑफ ओमेगा स्टार ई क्या बता रहा है? इट इज द यह हमारी कुल अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या को बताता है। किसके करस्पॉन्डिंग? संयुक्त निकाय के लिए के करस्पॉन्डिंग। चूंकि ए निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओमेगा ई है, ए डैश के लिए अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओमेगा स्टार ई स्टार है, तो संयुक्त निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या होगी? ओमेगा स्टार ई। प्रायिकता के सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी एडेड, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेटिव। सो प्रायिकता के सिद्धांत के अनुसार हमने लिखा कि संयुक्त निकाय ए की प्रायिकता ओमेगा स्टार ई इज इक्वल टू ओमेगा ई इंटू ओमेगा डैश ई डैश। ओमेगा डैश ई डैश में ई डैश का मान रख दिया हमने, ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस ई, ई स्टार माइनस ई भी हम रख सकते हैं। अब हमने कंसीडर किया कि हमारे पास इससे पहले जो समीकरण 3 था वो क्या व्यक्त कर रहा था? प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा था? ये हमारे पास निकाय ए की इज इक्वल टू सी इंटू ओमेगा स्टार ई। इसको हमने यहाँ पर काम में ले लिया। ओमेगा स्टार ई का मान हमने समीकरण 4 से समीकरण 5 में रख दिया। तो समीकरण 3 हमारी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग द एनर्जी ई PE is equal to C ओमेगा E ओमेगा डैश E डैश। अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, इसकी डिपेंडेंस किस पर है? यह ऊर्जा पर निर्भर करती है। अब हम इस चीज़ को डिस्कस करना चाहेंगे कि हमारे पास PE की जो E पर निर्भरता है, E मतलब ऊर्जा पर जो निर्भरता है, उसको हम किस तरह से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो दोनों निकाय हैं A और A डैश, इन दोनों निकायों में कणों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। थर्मोडायनेमिक्स में हम जिस भी सिस्टम को कंसीडर करते हैं वह अंडरस्टूड है कि उसमें हमारे पास पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यदि हम ये कंसीडर करें कि हमारे पास जो एक कण है किसी भी निकाय में, उसकी यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम n है और निकाय में कणों की कुल संख्या कैपिटल N से अगर हम व्यक्त कर दें तो उस निकाय में कुल स्वतंत्र कोटियों की संख्या कितनी हो जाएगी? N कैपिटल N। हम सब जानते हैं इस चीज को। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे निकाय के संगत ऊर्जा स्तरों की संख्या में भी वृद्धि होगी। और यह देखा गया कि जो हमारे पास ऊर्जा ओमेगा ई जो है, जिसकी डिपेंडेंसी हमने ई पर कंसीडर करी है, हमने यह देखा कि जैसे जैसे ऊर्जा का मान बढ़ता है ओमेगा ई की संख्या में भी रैपिडली चेंज होता है, इंक्रीजिंगली बहुत फास्ट इंक्रीज होता है। इस चीज़ को यदि हम इस ग्राफ से भी व्यक्त करें तो हम इसको बता सकते हैं। इसमें हमने कंसीडर किया कि यहाँ पर मैं अगर इस फिगर को एक बार वापस आपको कहूँ कि आप ऑब्जर्व करें इस फिगर को, तो हमने एक्स एक्सिस पर लिया है ऊर्जा और वाई एक्सिस पर हमने लिया है प्रोबेबिलिटी। हमने क्या देखा कि हमारे पास जो दो निकाय थे
एक निकाय को हमने कंसीडर किया, उसकी ओमेगा ई का हमने मान ग्राफ इस तरह से खींचा, या हम ये कह सकते हैं उसमें अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या ई और प्रोबेबिलिटी के साथ इस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। और जो दूसरा निकाय था ई डैश ए डैश, उसमें ऊर्जा कितनी थी ओमेगा ई डैश। ओमेगा ई डैश को ई डैश का मान रखा था तो ई स्टार माइनस ई हुआ। ये हमारे पास ए डैश निकाय के वक्र को व्यक्त करती है। हमने देखा कि जहाँ दोनों संयुक्त निकाय बनाते हैं वहाँ सबसे अधिकतम जो प्रोबेबिलिटी है उस समय हमारे पास ई का शिखर मान मिला, प्रोबेबिलिटी का शिखर मान मेरे पास मिला। हमने कंसीडर किया कि इस एनर्जी के इस मान पर, जिसकी चौड़ाई तो बहुत कम है, इस पर हमारे पास पीई का मैक्सिमा हमें मिलता है। देखिए, करस्पॉन्डिंग टू दिस EM वी आर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस PM, isn't it? अब हमने जो पहली इक्वेशन थी हमारे पास, उस इक्वेशन का हमने लॉग ले लिया। इक्वेशन नंबर 5, PE is equal to C omega E omega star E star, taking ln of this equation. So we'll get ln PE is equal to ln C plus ln omega E plus ln omega dash E dash. लेकिन हमने इस ग्राफ में देखा कि जब हमारे पास PE का मान अधिकतम होता है, इसका मतलब अगर मान लो हम इस अधिकतम PE पर इसको डिफरेंशिएट करें बाय यूजिंग द मैक्सिमा कंडीशन, इट शुड बी इक्वल टू 0. सो डेल ओवर डेल ln PE इज इक्वल टू 1 अपॉन PE डेल PE अपॉन डेल E शुड बी इक्वल टू 0. हमने इस समीकरण का डिफरेंशिएशन लिख दिया. सो डेल ओवर डेल E ln PE इज इक्वल टू this differentiation of this ln C, similarly differentiation of this ln omega E plus differentiation of this ln d over del over del E ln omega dash E dash into del E dash over del E, but it should be equal to 0. और ln C का differentiation भी 0 होगा बिकॉज ये हमारे पास कांस्टेंट था और ये किस चीज पर निर्भर कर रहा था, संयुक्त निकाय की अभिगम्य ऊर्जा अवस्थाओं के व्युत्क्रम के बराबर था. संख्या है निश्चित होगी, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन भी 0. दूसरी चीज हम कंसीडर करें, ई डैश इज इक्वल टू था हमारे पास ई स्टार माइनस ई. सो डेल ई डैश अपॉन डेल ई इज इक्वल टू -1. दिस इज कांस्टेंट, सो दिस इज इक्वल टू 0. ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी और we'll get this left hand side is 0. So del, this first term of the right hand side is also equal to 0. So this del over del E ln omega E plus del over del E dash ln omega dash E dash -1 is equal to 0. टर्म्स को रीअरेंज कर लिया. ln del over del E ln omega E is equal to del over del E dash ln omega dash E dash. अब हमने कंसीडर किया कि यदि मान लो लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है हमारे पास डेल ओवर डेल ई ln PE, इसको यदि हम बीटा ई से रिप्रेजेंट कर दें, इसको यदि हम बीटा डैश ई डैश से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये हमारे पास क्या बताता है समीकरण 8 कि जब जिसमें अधिकतम प्रायिकता PE की अवस्था में ऊर्जा EM का मान प्रदान करता है, जब हमारे पास बीटा ई बीटा डैश ई डैश के बराबर हो जाती है. यही हमारे पास वह स्थिति है जब हम ये कंसीडर करते हैं कि निकाय की साम्यावस्था में निकायों के बीटा प्राचल एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं. इसी से हम ताप के संकल्पना को भी परिभाषित कर सकते हैं. हमारे पास हमने कंसीडर किया जो ताप है, ताप को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. समीकरण 8 को यदि मैं देखूं तो समीकरण 8 में हमारे पास बीटा ई जो है, इसकी विमा जो है, इसकी जो डायमेंशंस हैं वो ऊर्जा के व्युत्क्रम है. अर्थात बीटा के व्युत्क्रम को हम किसी भी एक कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट हमने k के रूप में व्यक्त कर दिया. तो हमने क्या लिखा, 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू KT, जहाँ k हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T हमारे पास एक विमाहीन नियतांक है जिसे हम परमताप कहते हैं. इसका मात्रक जो है वो केल्विन होता है. विमाहीन हमने क्यों कहा, क्योंकि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो बेसिक डायमेंशंस को
एक्सप्रेस करने की जो यूनिट्स हैं वो क्या है, एम, एल और टी। हालांकि टी जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर, यहाँ पर टी जो है वो टेम्परेचर है, इसलिए ये मात्रक विहीन नहीं है, इसलिए हमने इसको लिखा यह है, इसका मात्रक केल्विन है। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से ऊष्मागतिकी के नियमों का प्रतिपादन किया गया।